थ्री ऑर्डर्स। फ्यूडलिज्म एक ऐसा टर्म है जिसे हिस्टोरियंस ने यूज किया टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्टेड कहाँ, यूरोप में, कब, मडीवल ईरा में। फ्यूड शब्द जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है अ पीस ऑफ लैंड, लेकिन यहाँ ये रेफर कर रहा है टू अ काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन मडीवल फ्रांस, आगे चल के इंग्लैंड और सदर्न इटली में। इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए तो फ्यूडलिज्म रेफर्स टू अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जहाँ एक रिलेशनशिप, तालमेल देखा जाता है बिटवीन लॉर्ड्स एंड पेजेंट्स। कई पेजेंट्स क्या करते थे, वो अपना लैंड तो कल्टीवेट करते ही थे, साथ में लॉर्ड के खेतों में भी काम करते थे। बेसिकली वो लेबर सर्विस प्रोवाइड करते थे जिसके बदले में लॉर्ड उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन भी देते थे। सो हम कह सकते हैं कि बात सिर्फ इकोनॉमिक सेंस की नहीं है, अब घुस गया जुडिशियल कंट्रोल, पीछे पीछे आया पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। फ्यूडलिज्म के ट्रेसेस जो है वो हमें काफ़ी पहले से देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोमन एम्पायर में ड्यूरिंग द एज ऑफ फ्रेंच किंग शार्लमैन विद इन ब्रैकेट 742 टू 814। लेकिन फ्यूडलिज्म एक्चुअल में एस्टैब्लिश हुआ थ्रू द लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप काफ़ी बाद में, अराउंड 11th सेंचुरी। फ्रांस एंड इंग्लैंड रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस रहा गॉल, जिसमें था 2 एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन्स, माउंटेन रेंजेस, लॉन्ग रिवर्स, फॉरेस्ट्स, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन्स, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट था। जर्मनिक ट्राइब फ्रैंक्स ने गॉल को नया नाम दिया, मेकिंग इट फ्रांस। 6th सेंचुरी में दिस रीजन वाज अ किंगडम रूल्ड बाय फ्रैंकिश और फ्रेंच किंग्स जो कि क्रिश्चियन थे। फ्रेंच हैड वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द चर्च। अराउंड 800 देखा जाता है कि पोप ने किंग शार्लेमेन को टाइटल होली रोमन एम्परर बख्शा टू एंश्योर हिज सपोर्ट। अक्रॉस अ नैरो चैनल lay the island of England, Scotland, which in the 11th century was conquered by a duke from the French province of Normandy. The three orders समझ लेते हैं। French priests believed in the concept that people were members of one of the three orders, depending on their work. वो क्या काम करते हैं उस हिसाब से उन्हें कैटेगराइज किया गया। Bishop stated, here below some pray, others fight, still others work. 3 कैटेगरी क्या हुई ब्रॉडली? क्लर्जी, नोबिलिटी, पेजेंट्री। प्रीस्ट्स ने खुद को फर्स्ट ऑर्डर में रखा और नोबिलिटी को सेकंड दे दिया, लेकिन देखा जाए तो नोबिलिटी का एक बहुत अहम सेंट्रल रोल था इन सोशल प्रोसेसेस बिकॉज दे कंट्रोल्ड लैंड। दिस कंट्रोल वाज द आउटकम ऑफ अ प्रैक्टिस कॉल्ड वैसलेज। किंग्स ऑफ फ्रांस अपने लोगों के साथ वैसलेज से जुड़े हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे जर्मनिक पीपल अपने फ्रैंक्स के साथ जुड़े हुए थे। बिग लैंड ओनर्स, नोबल्स were vassals of the king and peasants were vassals of the landowners. A nobleman accepted the king as his seigneur and they made a mutual promise. A seigneur or lord ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा वैसल को, who would be in turn loyal to him. अच्छा, यहाँ समझ लेते हैं लॉर्ड का मतलब क्या है। लॉर्ड was derived from a word meaning one who provided bread. लॉर्ड और पीपल का रिलेशनशिप इन्वॉल्व इलैबोरेट रिचुअल्स, एक्सचेंज ऑफ वाउज टेकन ऑन बाइबल इन अ चर्च। एक पूरी सेरेमनी होती थी जहाँ वैसल रिसीव्ड अ रिटन चार्टर और अ स्टाफ और इवन अ क्लॉड ऑफ अर्थ एज अ सिंबल ऑफ लैंड दैट वाज बीइंग गिवन टू हिम बाय हिज मास्टर। द नोबल एंजॉयड अ प्रिविलेज स्टेटस। कैसे? नंबर 1, he had absolute control over his property in perpetuity. Number 2, he could raise troops called feudal levies. Number 3, the lord held his own courts of justice. Number 5, he could even coin his own money. जितने भी लोग उसके लैंड एरिया में रहते हैं वो उन सबका लॉर्ड है। He owned vast tracts of land which included his own dwellings, private fields,
pastures, and homes and fields of other tenants and peasants. His house was called manor. अभी जितने भी peasants उसके प्राइवेट लैंड में काम करते हैं फार्मिंग का, वही लोग जरूरत आने पे बैटल फील्ड में फुट सोल्जर्स भी बन जाते हैं. मैनोरियल एस्टेट. लॉर्ड के पास, जैसे कि हमने पहले ही कहा है, कि अपना मैनर हाउस होता था. लॉर्ड्स कंट्रोल्ड विलेजेस. बड़े बड़े लॉर्ड्स के पास हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस होते थे जहां पेजेंट्स रहते थे. स्मॉल मैनोरियल एस्टेट में अगर डजन फैमिलीज होती थी तो लार्ज एस्टेट्स में 50 to 60 फैमिलीज होती थी. डेली लाइफ के लिए जो कुछ भी नीडेड है सब कुछ एस्टेट के अंदर ही अवेलेबल होता था. जैसे कि अपने ही फील्ड्स में ग्रेन उगना. ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर्स मेंटेन्ड द लॉर्ड्स इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयर्ड हिज वेपन्स, while stonemasons looked after his buildings. Women spun and wove fabric. और चिल्ड्रन क्या करते थे? लॉर्ड्स के वाइन प्रेसेस में काम करते थे. द एस्टेट हैड एक्सटेंसिव वुडलैंड्स एंड फॉरेस्ट्स जहां हंटिंग के लिए जाते थे लॉर्ड्स. दे कंटेन पास्चर्स जहां इनके कैटल एंड हिज हॉर्सेस ग्रेज्ड. इवन चर्च भी होता था एंड अ कैसल फॉर डिफेंस. 13th सेंचुरी के बाद से कुछ कैसल्स इतने बड़े बनाए जाने लगे ताकि उसे ज़रूरत आने पे नाइट्स की फैमिली रेसिडेंस की तरह यूज़ कर सके. इंग्लैंड में कैसल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी बिफोर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और फ्यूडल सिस्टम में आगे चल के दीज कैसल्स डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री पावर. लेकिन इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद हम मैनर को पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर जाना पड़ता था कुछ चीज़ें लाने के लिए, जैसे कि सॉल्ट, मिलस्टोन्स, मेटलवेयर. इन सब को आउटसाइड सोर्सेस से खरीदना पड़ता था. और कुछ ऐसे लॉर्ड्स थे शौकीन वाले जो लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते थे, तो वो रिच फर्निशिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब भी बाहर से खरीदने जाते थे. द नाइट्स. 9th सेंचुरी के बाद से फ्रीक्वेंट लोकलाइज्ड वॉर्स देखने को मिले यूरोप में. अब हमारे पेजेंट्स जो थे वो एमेचर थे, ट्रेंड सोल्जर्स तो थे नहीं, तो एक गुड कैवलरी वॉज नीडेड. तभी देखने को मिला इमर्जेंस ऑफ न्यू सेक्शन, द नाइट्स. नाइट्स वे लिंक टू द लॉर्ड, ठीक वैसे ही जैसे लॉर्ड लिंक थे किंग से. द लॉर्ड गिव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड फीफ, FIEF, एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इट. ये जो फीफ उसने इनहेरिट किया, ये कितना बड़ा होता था? समवेयर बिटवीन 1000 to 2000 एकर्स और मोर. और इसमें क्या इंक्लूड था? हाउस फॉर द नाइट एंड हिज फैमिली, एक चर्च, कुछ अदर एस्टैब्लिशमेंट्स जहां उसके डिपेंडेंट्स रह सकते थे, एक वाटर मिल, वाइन प्रेस. जैसे मैनोरियल एस्टेट्स में पेजेंट्स काम करते हैं, वैसे ही जो फीफ में लैंड है वो भी कल्टिवेटेड बाय पेजेंट्स. इतने सारे फैसिलिटीज़ के एक्सचेंज में द नाइट पेड हिज लॉर्ड अ रेगुलर फी, और साथ ही प्रॉमिस्ड टू फाइट फॉर हिम इन वॉर. जैसे पेजेंट्स नींद से उठ के खेती बाड़ी में चले जाते हैं, वैसे ही डेली रूटीन में ये अपने स्किल्स को शार्पन करने के लिए मेहनत करता. ही वुड स्पेंड टाइम ईच डे फेंसिंग, प्रैक्टिसिंग टैक्टिस विद डमीज. अ नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड, लेकिन सबसे अधिक लॉयल्टी उसकी हमेशा रहती खुद अपने लॉर्ड के प्रति. 12th सेंचुरी में फ्रांस में minstrels traveled from manor to manor singing songs which told stories, partly historical, partly invented, about brave kings and knights. एक ऐसे ज़माने में जब रीडिंग इतना कॉमन नहीं था, मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत फ्यू थे, तब हेविली हम रिलाई करते थे ऐसे ही ट्रैवलिंग बार्ड्स पे. दे वर वेरी पॉपुलर. बड़े सारे मैनर्स में हॉल्स होते थे जहाँ लोग इकट्ठा होते थे साथ में मील्स लेने के लिए. वहीं पे एक नैरो बालकनी होती थी. दिस वाज द मिन्स्ट्रल्स गैलरी, और यहीं से सिंगर्स एंटरटेन करते थे नोबल्स को while they feasted. The first order, the clergy. Catholic Church had its own laws.
उनके पास अपना लैंड होता था विच वॉज गिवन टू देम बाय द रूलर्स एंड दे कुड इवन लिवाई टैक्सेस। ये अपने आप में ही कुछ इतना पॉपुलर इंस्टीट्यूशन था कि ये किसी भी तरह से किंग पे डिपेंडेंट नहीं था। एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वॉज द पोप, जो कि रहता था रोम में। द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशॉप्स, क्लरिक्स हु कंस्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर। हर विलेज में अपना एक चर्च होता था जहां हर संडे लोग इकट्ठा होते थे टू लिसन टू द सर्मन बाय द प्रीस्ट एंड प्रे टुगेदर। प्रीस्ट बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, पर सबके लिए ये अलाउड नहीं है। सर्व्स व बैंड, फिजिकली चैलेंज्ड वाले नहीं बन सकते, विमेन नहीं बन सकते। जो मेन प्रीस्ट बन गए दे कुड नॉट मैरी। बिशप्स व द रिलीजियस नोबिलिटी, जैसे लॉर्ड्स के पास वास्ट लैंडेड एस्टेट्स होते थे, बिशप्स के पास भी वास्ट एस्टेट्स होते थे एंड दे लिव्ड इन ग्रैंड पैलेसेस। The church was entitled to a 10th share of whatever peasants produced from their land over the course of year, और इसे कहते थे टिथे। Other than टिथे, source of income एक और भी था। Money came in the form of endowments। कौन देता था? Rich people। क्यों? Number 1, for their own welfare। Number 2, for the welfare of their deceased relative, ताकि उनका आफ्टर लाइफ बेहतर हो। फ्यूडलिज्म का एक गहरा इम्पैक्ट चर्च पे पड़ा है। बड़े सारे इम्पोर्टेंट सेरेमनीज में देखा गया जैसे कि चर्च ने हूबहू कॉपी किया हो द फॉर्मल कस्टम्स ऑफ फ्यूडल एलिट। फॉर एग्जाम्पल द एक्ट ऑफ नीलिंग व्हाइल प्रेइंग विथ हैंड्स क्लैस्प्ड एंड हेड बाउड। ये एक एग्जैक्ट रेप्लिका है ऑफ अ नाइट हु इज टेकिंग वाउज ऑफ लॉयल्टी टू हिज लॉर्ड। वहाँ लॉर्ड है तो यहाँ गॉड है। Thus, religious and lay worlds of feudalism shared many customs and symbols. Monks, चर्च के इंस्टीट्यूट के बाहर भी कुछ ऐसे डिवाउट क्रिश्चियंस थे जिन्हें ये सब नहीं पसंद था, इसलिए उन्होंने अपनी अलग राह चुनी, अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन सा बना लिया। ये कुछ ऐसे रिलीजियस पीपल थे हु चोज टू लिव इन आइसोलेटेड लाइफ। इनका बाकी क्लरिक्स की तरह ये भीड़ भाड़ में, शहरों में, विलेजेस में, गैदरिंग्स में रहना पसंद नहीं करते थे। दे लिव्ड इन रिलीजियस कम्युनिटीज कॉल्ड एबेज और मॉनेस्ट्री, और ये बनाया जाता था एट प्लेसेस फार फार अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन। इसी में दो बहुत फेमस वेल नोन मॉनेस्ट्रीज के नाम है। नंबर 1 सेंट बेनेडिक्ट, कहाँ? इटली में, विद इन ब्रैकेट 529, एंड नंबर 2 क्लूनी, कहाँ? बर्गंडी में, विद इन ब्रैकेट 910। नाइट्स की तरह ही मॉन्क्स भी टुक वाउज। किस लिए? टू रिमेन इन द एबी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। और इनकी दिनचर्या प्राइमरीली प्रेयर्स होती और इसी से जुड़ी हुई स्टडीज। बाकी जीवन जीने के लिए मैनुअल लेबर तो करना ही पड़ेगा। अपनी फार्मिंग, खेती बाड़ी खुद ही करते थे। अनलाइक प्रिस्टहुड, यहाँ दरवाजे खुले हुए थे for both men and women. Men बनते थे monks, women nuns. Like priest, monks, nuns कोई भी they did not marry. कुछ ऐसे abbeys होते थे जो कि single sex communities होती थी। That is, there were separate abbeys for men and women. इनकी शुरुआत अगर 10-20 men women के साथ हुई तो धीरे धीरे ये monasteries grew to communities often of several hundred, with large buildings, landed estates, attached schools, colleges, hospitals. They contributed to the development of arts. Abbess Hildegard ये एक gifted musician थे जिन्होंने बहुत मेहनत से डेवलप किया द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ प्रेयर्स इन चर्च। 13th सेंचुरी के बाद कुछ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स कॉल्ड फ्रायर्स ने अपना अलग रास्ता चुना और वो मोनेस्ट्री से बाहर गए, बाहर की दुनिया देखने लगे। दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रीचिंग पीपल। और इनका गुजारा कैसे होता था? इन्हीं लोगों के दिए हुए चैरिटी पर। 14th सेंचुरी तक आते आते देयर वाज अ ग्रोइंग अनसर्टेनिटी अबाउट द वैल्यू एंड पर्पस ऑफ मोनास्टिसिज्म। इसके बारे में हमें हिंट मिलता है दो ऐसे किताबों से जो कि इंग्लैंड में हमें मिले। नंबर 1 लैंगलैंड्स पोएम पियर्स प्लाउमैन विद इन ब्रैकेट 1360 to 70। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है बिटवीन द ईज एंड लग्जरी ऑफ द लाइव्स ऑफ मॉन्क्स और दूसरे साइड पे है प्योर फेथ
of simple plowmen and shepherds and poor common laborers. दूसरा एग्जाम्पल है चौसर का, जिन्होंने लिखा कैंटरबरी टेल्स. यहाँ भी हमें कुछ कॉमिक पोर्ट्रेट्स मिलते हैं ऑफ नन, मॉन्क एंड फ्रायर. यहाँ समझ लेते हैं कि वर्ड मोनास्ट्री was derived from Greek word monos, M-O-N-O-S, meaning someone who lives alone. कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं. In Benedictine monasteries एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला विथ 73 चैप्टर्स जिसमें रूल्स भरे हुए थे जिसे मॉन्क्स को फॉलो करना था और उन्होंने किया भी सेंचुरीज तक. उसमें से कुछ फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चैप्टर 6 में लिखा हुआ था permission to speak should rarely be granted to monks. Chapter 7, humility means obedience. Chapter 33, no monk should own private property. Chapter 47, idleness is the enemy of the soul. So friars and sisters should be occupied at certain times in manual labor and fixed hours in sacred reading. Chapter 48, monastery should be laid out in such a way कि all the necessities वो इसके अंदर ही अवेलेबल हो, जैसे water, mill, garden, workshops. The church and the society. Though Europeans became Christian, they still held on to some of the old beliefs in magic, folk traditions. Christmas and Easter became important dates from the 4th century. Christ's birth 25 December को मनाया जाता है and it replaced an old pre-Roman festival, the date of which was calculated by the solar calendar. Easter marked the crucifixion of Christ and his rising from the dead, but its date was not fixed because it replaced an older festival to celebrate the coming of spring after a long winter, dated by the lunar calendar. ट्रेडिशनली उस दिन लोग अपने अपने घरों से निकलते थे अपने पूरे विलेज लैंड का टूर करने के लिए. क्रिश्चियनिटी आ गई पर लोगों ने ऐसा करना छोड़ा नहीं. दे केप्ट डूइंग इट. फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो अपने विलेज को पैरिश कहते थे. दैट इज एन एरिया विच इज अंडर द सुपरविजन ऑफ वन प्रीस्ट. पूरे साल काम करने वाले ओवरवर्क्ड पेजेंट्स वेलकम्ड होली डेज. ये हॉलीडेज था फॉर देम क्योंकि अभी इस दौरान वो और काम नहीं करते थे. दीज वर मेंट फॉर प्रेयर्स, और प्रेयर्स के साथ ही दे यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम, अ फन टाइम, फीस्टिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. क्रिश्चियंस के लाइफ में पिलग्रिमेज काफ़ी महत्व रखता है. मैनी पीपल वेंट ऑन लॉन्ग जर्नीज टू श्राइन्स ऑफ मार्टायर्स और टू अदर बिग चर्चेस. एग्जाम्पल के तौर पे हम कोट कर सकते हैं जियोफ्रे चौसर का कैंटरबरी टेल से कुछ लाइनें विच वॉज एक्चुअली रिटन इन मिडल इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे इस वर्स का मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया गया है. When in April the sweet showers fall and pierce the drought of March to the root, and the small birds are making melody that sleep away the night with open eye, so nature picks them and their heart engages. Then people long to go on pilgrimages, and farmers long to seek the foreign shrines of far-off saints revered in various lands, and specially from every shire of England to Canterbury they make their journey. The third order, ये वो कैटेगरी है जो कि फर्स्ट टू ऑर्डर्स के हुक्म बजाते हैं. इस सेगमेंट में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल भरे पड़े हैं एंड दे कंप्राइज मोस्टली ऑफ द पेजेंट्स, कल्टिवेटर्स, जो कि दो तरीके के हैं, फ्री, अनफ्री. फ्री पेजेंट्स एंड सर्फ्स. सर्फ्स शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द वर्ब टू सर्व. फ्री पेजेंट्स हेल्ड देयर फार्म्स एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड. मेन, उनको मिलिट्री सर्विस देना पड़ता था एटलीस्ट 40 days एवरी ईयर. पेजेंट फैमिलीज को कुछ दिन हर हफ्ते डेडिकेट करने होते थे जब लाइक 3 days और ऑफन मोर, जब वो लॉर्ड्स एस्टेट में जाके काम करते थे. आउटपुट फ्रॉम सच लेबर, उसे क्या कहते थे? लेबर रेंट, एंड दैट वुड गो डायरेक्टली टू द लॉर्ड.
उन्हें और भी लिस्ट ऑफ अनपेड लेबर सर्विसेज पकड़ा दिया जाता था, जैसे कि डिगिंग डिचेस, गैदरिंग फायरवुड, बिल्डिंग फेंसेस, रिपेयरिंग रोड्स, बिल्डिंग्स। मेन के अलावा विमेन एंड चिल्ड्रन को भी टास्क दिए जाते थे। दे यूज टू स्पन थ्रेड, वोव क्लॉथ, मेड कैंडल्स एंड pressed grapes to prepare wine for the Lord's use. On top of it, there was one direct tax called tile that kings sometimes imposed on peasants. क्लर्जी नोबल से ये नहीं लिया जाता था। ये तो थे फ्री पेजेंट। अब देख लेते हैं सर्व्स। सर्व्स कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड, बट दीज बिलोंग्ड टू द लॉर्ड। Much of the produce from this had to be given to the Lord. They also had to work on the land which belonged exclusively to the Lord. They received no wages and could not leave the estate without Lord's permission. The Lord claimed a number of monopolies at the expense of his serfs. Serfs could use only their Lord's mill to grind their flour, his oven to bake their bread, and his wine presses to distill wine and beer. The Lord could decide whom a serf should marry or might give his blessings to serf's choice, but on payment of a fee. England. Angles and Saxons from Central Europe had settled in England in the 6th century. The country's name England कैसे पड़ा? It is a variant of Angleland. 11th century में जाके feudalism develop हुआ। कब? जब William, the Duke of Normandy, crossed the English Channel with an army and defeated the Saxon king of England. From this time, France, England were often at war because of disputes over territory, trade. विलियम वन ने लैंड की मैपिंग की, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया इन सेक्शंस और दे दिया टू 180 नॉर्मन नोबल्स को हु हैड माइग्रेटेड विथ हिम. द लॉर्ड्स became the chief tenants of the king and they were expected to give him military help. They were obliged to supply a certain number of knights to the king. They soon began to gift some of their own lands to knights who would serve them just as they in turn served the king. लेकिन इन नाइट्स को वो अपने प्राइवेट वॉरफेयर के लिए यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि ये फॉरबिडन था इंग्लैंड में. एंग्लो सैक्सन peasants became tenants of various levels of landholders. Factors affecting social and economic relations. While members of the first two orders, उनको लग रहा था कि सोशल सिस्टम जो है वो स्टेबल है, अनचेंजिंग है, लेकिन एक्चुअल में सेवरल प्रोसेसेस वर ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम. इनमें से कुछ तो थे जैसे चेंजेस इन एनवायरनमेंट जो कि काफ़ी ग्रेजुअल था, धीमे था कि वो इम्परसिप्टेबल था, जबकि कुछ अदर चेंजेस थे जो कि काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से बदल रहे थे, जैसे कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड लैंड यूज. These in turn were shaped by and had an effect on the social and economic ties between lords and vassals. कैसे? आगे देखते हैं. एनवायरमेंटल चेंजेस देख लेते हैं. फ्रॉम द 5th to 10th century देखा गया है कि यूरोप वॉज कवर्ड विद वास्ट फॉरेस्ट. Thus, land available for agriculture was limited. Also, peasants जो कि dissatisfied थे with their conditions could flee from oppression और वो जाके फॉरेस्ट में छिप जाते थे. यूरोप उस टाइम पे बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट वाला फेज झेल रहा था. दिस लेड टू सिवियर प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स, शॉर्टेंड ग्रोइंग सीजन फॉर क्रॉप्स, और इससे क्या होगा? यील्ड कम होगा फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड्स. लेकिन धीरे धीरे 11th सेंचुरी के बाद काफ़ी वार्म फेज यूरोप में देखा जाने लगा. एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ विच हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर. अब peasants had a longer growing season
एंड द सॉइल जो कि पहले काफ़ी फ्रॉस्ट से कवर्ड होता था, अभी वो इजीली प्लाउ कर पा रहा था. Environmental historians have noted that there was a significant receding of the forest line in many parts of Europe. This made expansion of area under cultivation possible. लैंड यूज देख लेते हैं. इनिशियली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रिमिटिव थी. ओनली मैकेनिकल एड जो कि पेजेंट यूज करता था वो था वुडन प्लाउ that was drawn by a team of oxen. This plow could at best scratch the surface of the earth and was unable to fully draw out the natural productivity of the soil. Agriculture was therefore very labor intensive. Fields had to be dug by hand, often once in 4 years, and enormous manual labor was required. एक और प्रॉब्लम थी इनफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन. लैंड को आधे में बांट दिया. एक साइड में ऑटम के दौरान जब विंटर वीट का कल्टीवेशन किया तो अदर हाफ को फैलो छोड़ दिया. अभी नेक्स्ट ईयर इस छोड़े हुए हिस्से में राई लगाया और इस वाले में फैलो छोड़ दिया. ऐसा करने से देखा गया कि आगे चल के धीरे धीरे सॉइल डिटोरिएट हो गई. इवन फेमिन्स वेर कॉमन. क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन देखा गया, डिवास्टेटिंग फेमिन्स देखा गया और पुअर के लिए खासकर लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई. ये सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हार्डशिप्स होने के बावजूद लॉर्ड्स वेर एंग्शियस टू मैक्सिमाइज देयर इनकम. अब इस लैंड से इंक्रीज्ड आउटपुट निकालना तो मुश्किल था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, पेजेंट्स को फोर्स किया टू ब्रिंग अंडर कल्टीवेशन ऑल द लैंड दैट वाज देयर इन द मैनोरियल एस्टेट. और इससे क्या हुआ, दे हैड टू स्पेंड मोर टाइम डूइंग दीज चोर्स दैन व्हाट दे वर लीगली बाउंड टू डू. ज्यादा काम करना पड़ा था. अभी पेजेंट्स जो है उनके अंदर धीरे धीरे ये ऑपरेशन वाली फीलिंग आने लगी और वो लोग ओपनली तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते थे, इसलिए धीरे धीरे उनमें एक पैसिव रेजिस्टेंस ग्रो करने लगा. वो लोग क्या करते थे, दे स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम कल्टिवेटिंग देयर ओन फील्ड्स और उसमें से भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो थे वो खुद के लिए साइड कर लेते थे. दे ऑल्सो अवॉइडेड परफॉर्मिंग अनपेड एक्स्ट्रा सर्विसेज. अभी धीरे धीरे इससे क्या हुआ, लॉर्ड के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए और भी ओवर इश्यूज लाइक पास्चर लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड्स. एक्चुअली इनका कहना था दे सॉ द लैंड्स एज रिसोर्सेज दैट इज टू बी यूज्ड बाय द होल कम्युनिटी, जबकि लॉर्ड्स कहते थे दे ट्रीटेड इट एज देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी. 11th सेंचुरी तक आते आते काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले जो सजेस्ट करते हैं कि सेवरल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एग्रीकल्चरल फील्ड में आ गए थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक वुडन प्लाउ अब रिप्लेस हो गए थे. कल्टिवेटर्स नाउ बिगैन यूजिंग हेवी आयरन टिप्ड प्लाउज एंड मोल्ड बोर्ड्स. These plows could dig much deeper and mold boards turned the topsoil properly. इससे nutrients of the soil properly mix हो रहे थे, utilize हो रहे थे. Animals को प्लाउ के साथ हार्नेस करने का मेथड भी इम्प्रूव हो गया. पहले आते थे नेक हार्नेस, अब वो बदल के हो गए शोल्डर हार्नेस. This enabled animals to exert greater power. Horses were now better shod. कैसे? क्योंकि उन्हें दिया गया आयरन हॉर्स शूज विच प्रिवेंटेड फुट डिके. नेक्स्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा विंड एंड वाटर एनर्जी को एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज़ किया जाने लगा. आगे चल के मोर वाटर पावर्ड विंड पावर्ड मिल्स सेटअप किए गए ऑल ओवर यूरोप में फॉर पर्पसेस लाइक मिलिंग कॉर्न, प्रेसिंग ग्रेप्स. लैंड यूज में भी चेंजेस लाए गए. मोस्ट रेवोल्यूशनरी वन वॉज द स्विच फ्रॉम 2 फील्ड टू अ 3 फील्ड सिस्टम. अभी क्या हुआ, पेजेंट्स कुड यूज अ फील्ड 2 years आउट ऑफ 3 if they planted it with one crop in autumn and a different crop in spring a year and a half later. That meant that farmers could break their holdings into
three fields. A could plant one with wheat or rye in autumn for human consumption. Second could be used in spring to raise peas, beans, lentils for human consumption, and oats, barley for horses. और थर्ड फील्ड को फैलो छोड़ेंगे. ईच ईयर दे रोटेटेड द यूज अमंग द थ्री फील्ड्स. इन सारे चेंजेस के आने के बाद काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले. There was an almost immediate increase in the amount of food produced from each unit of land. Food availability doubled. Greater use of plants like peas, beans meant more vegetable proteins in the diet of average European and a better source of fodder for their animals. Cultivators के लिए ये better opportunity था because they could now produce more food from less land. The average size of a peasant's farm shrank हो गया from 100 acres to 20 to 30 acres by 13th century. Holdings which were smaller now could be more efficiently cultivated and reduce the amount of labor needed. This gave the peasants, इससे क्या हुआ, और अदर एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें वक्त मिला. इसमें से बड़े सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे जिसमें खूब सारा पैसा लगना था, तो ये पेजेंट्स के बस की बात थी नहीं. ये सारे काम करने के लिए लॉर्ड्स ने इनिशिएटिव लिए और उन्होंने वाटर मिल्स, विंड मिल्स सेटअप किया. पर पेजेंट्स कुछ और कर सकते थे. दे टुक इनिशिएटिव इन एक्सटेंडिंग एरेबल लैंड. दे also switched to the three-field rotation of crops and set up small forges and smiths in village where iron-tipped plows and horseshoes were made and repaired cheaply. 11th century से जो एक मेजर चेंज देखने को मिला वो ये कि पर्सनल बॉन्ड्स जो थे आपस में, जो कि बेस होता था फ्यूडलिज्म का, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा. बिकॉज economic transactions were becoming more and more money based. Lords found it convenient to ask for rent in cash, not services, and cultivators were also selling their crops for money instead of exchanging them for goods. किसे बेच रहे थे? ट्रेडर्स को बेच रहे थे, और ट्रेडर्स इन गुड्स को लेके जाके आगे टाउन्स में बेच रहे थे. So the increasing use of money began to influence prices, which became higher in times of poor harvests. तो इंग्लैंड में फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चरल प्राइसेस डबल हो गए थे बिटवीन 1270s and 1320s. फोर्थ ऑर्डर, न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल. जैसे जैसे एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन हुआ, इसके साथ साथ ग्रोथ देखने को मिला इन थ्री रिलेटेड एरियाज. कौन कौन से? पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन्स. 1000 में यूरोप की पॉपुलेशन 42 मिलियन थी, 1200 में 62 मिलियन हो गई, और 1300 में आते आते 73 मिलियन हो गई. बेटर फूड मेंट अ लॉन्गर लाइफ स्पैन. 13th सेंचुरी में एक एवरेज यूरोपियन could expect to live 10 years longer than in the 8th century. Women and girls had shorter lifespan compared to men because the latter ate better food. रोमन एम्पायर के फॉल के बाद टाउन्स धीरे धीरे डेजर्टेड हो गए, रूइंड हो गए. लेकिन 11th सेंचुरी के बाद जब ये एग्रीकल्चर बेहतर हुई, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लग गया और टाउन्स वापस से ग्रो करने लग गए. जैसे जैसे एग्रीकल्चर बेहतर हुआ वैसे वैसे प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस ग्रेन होने लग गया, जिसे आप अकेले तो खा नहीं सकते, तो पेजेंट्स ने सेल ऑफ करने की ठानी. इसलिए नीड हुआ सेलिंग सेंटर्स का. एक ऐसा मार्केटिंग सेंटर तैयार होने लगा जहां लोग जाते ग्रेन्स खरीदने, एग्रीकल्चरल टूल्स लाने, क्लॉथ लाने. ग्रेजुअली टाइम टू टाइम पीरियोडिक फेयर्स या मेले लगने लगे. बाद में आगे चल के स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स परमानेंटली डेवलप हो गए, और इन्हीं एरियाज में जहां बाजार लगते थे, जहां लोग भीड़ करके इकट्ठा होते थे, ग्रेजुअली उसी के आसपास टाउनशिप डेवलप होने लगी.
ये एक ऐसा एरिया था, टाउन हम किसे कहते हैं, जिसके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हो, जैसे कि टाउन में होगा एक टाउन स्क्वायर, एक चर्च, रोड्स, बड़े बड़े पक्के रोड्स जिसके आजू बाजू मर्चेंट्स अक्सर शॉप्स बनाते थे, शॉप्स के आगे पीछे होम्स होते थे उनके, कोई एक परमानेंट ऑफिस एरिया होता था जहाँ वहाँ के हुज हु जो गवर्न द टाउन करते थे वो आके मीटिंग्स कर पाते। नाउ दिस डज नॉट मीन कि टाउन सिर्फ मार्केट एरिया के आजू बाजू में ही डेवलप हुआ। इट ऑल्सो ग्रीव अराउंड लार्ज कैसल्स, बिशॉप्स एस्टेट और लार्ज चर्चेस। पेजेंट फैमिलीज की जो यंग पीपल थी, जो नेक्स्ट जनरेशन थी, उन्हें टाउन बड़ा भाने लगा। क्यों? क्योंकि टाउन्स ऑफर्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ पेड वर्क एंड नंबर टू क्या, फ्रीडम फ्रॉम लॉर्ड्स कंट्रोल। एक पॉपुलर सेइंग थी कि टाउन एयर मेक्स फ्री, शहर की हवा आपको आजाद करती है। बस इसी इरादे से मेनी सर्व्स क्रेविंग टू बी फ्री रैन अवे एंड हिड इन टाउन्स। कहा जाता था कि इफ अ सर्फ could stay for 1 year and 1 day without his lord discovering him, he would become a फ्री मैन। टाउन में जितनी पॉपुलेशन थी उसमें से एक सेगमेंट था फ्री पेजेंट्स एंड एस्केप्ड सर्फ्स का, हु प्रोवाइडेड अनस्किल्ड लेबर। एक्चुअली टाउन में शॉपकीपर्स एंड मर्चेंट्स भरे पड़े थे, उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती थी। धीरे धीरे एक और सेगमेंट उभरा, बैंकर्स एंड लॉयर्स। ये वो स्पेशलाइज्ड स्किल वाले लोग हैं जिनकी भी रिक्वायरमेंट फील होने लगी। The bigger towns had populations of about 30,000। तो इन सबको मिला के हम कह सकते हैं कि हमारे सामने अब एक था नया फोर्थ ऑर्डर। मार्केट सुचारू रूप से चले करके पैदा हुआ गिल्ड, दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ गिल्ड। ये था एक एसोसिएशन विच कंट्रोल्ड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस and its sale. Guild Hall था एक common feature of every town. It was a building for ceremonial functions. यहाँ पे heads of all the guilds met formally. Guards patrolled the town walls and musicians were called to play at feasts, in civic processions, और innkeepers looked after travelers. 11th century तक आते आते न्यू ट्रेड रूट्स डेवलप हो गए with West Asia. Scandinavian merchants, they were sailing south from the North Sea to exchange furs, hunting hawks for cloth. English traders आ रहे थे to sell tin. फ्रांस में by 12th century commerce and craft काफी grow हो गया था. Earlier, craftsmen used to travel from manor to manor. Now, they found it easier to settle in one place, जहाँ goods could be produced and traded for food. As the number of towns grew and trade continued to expand, देखा गया कि टाउन मर्चेंट्स जो थे काफ़ी रिच एंड पावरफुल हो गए, एंड नाउ दे वर बिकमिंग अ राइवल, और वो लोग compete करने को हो रहे थे विद द पावर ऑफ द नोबिलिटी। अब हम जानेंगे अबाउट कैथेड्रल टाउन्स, दैट इज टाउन्स दैट वर बिल्ट अराउंड द कैथेड्रल। 12th सेंचुरी तक आते आते देखा जाने लगा कि फ्रांस में धीरे धीरे लोग बड़े बड़े चर्चेस बनाने लगे, विच वर कॉल्ड कैथेड्रल्स। दीज बिलोंग टू मोनास्ट्रीज, और डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया इन इट्स कंस्ट्रक्शन। रिच मर्चेंट्स ने खूब सारा पैसा दिया एज डोनेशन टू दीज चर्चेस। जो पैसे नहीं दे सकते थे उन्होंने लेबर दिया, कुछ ने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, सब ने अपनी अपनी तरह से मदद करी। कैथेड्रल्स वर बिल्ट ऑफ स्टोन एंड टुक मैनी ईयर्स टू कंप्लीट। एज दे वर बीइंग बिल्ट, धीरे धीरे लोग जो है वहाँ इकट्ठा होने लग गए, कोई रॉ मटेरियल के लिए, कोई लेबर के लिए, तो आजू बाजू बस्ती बनने लग गई। और फिर जब ये बन के तैयार हो गया, फुल्ली फर्निश्ड, एकदम चमचमाता हुआ, तो धीरे धीरे अब ये डिक्लेयर हो गया एज पिलग्रिमेज। ये एक प्रोमिनेंट सेंटर बन गया जहाँ लोग आजू बाजू से घूमने आने लगे, तो एक पूरी की पूरी टाउनशिप डेवलप हो गई। कैथेड्रल्स
बेसिकली बड़े बड़े हॉल्स थे जहाँ पे आप एकोमोडेट कर सकते हो एट ए टाइम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, बड़े बड़े गैदरिंग्स को। और जहाँ इतना बड़ा हॉल है तो प्रीस्ट की आवाज़ आखिर तक कैसे जाए? तो इन हॉल में इको होते हुए, लाउड साउंड करते हुए ऑटोमेटिकली हर किसी को उनकी आवाज़ सुनाई देगी। जब मॉन्क्स कोरस में गाना गाएंगे तो उनकी आवाज़ भी इको होके बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड करेगी। जब बेल्स रिंगिंग होगी, चाइम्स, तो दूर दूर तक, ग्रेटर डिस्टेंस तक लोगों को समझ आ जाएगा कि प्रेयर चल रही है और वो भागे भागे आ जाएंगे। कैथेड्रल के रेगुलर साधारण विंडोज नहीं होते थे। इट वॉज बिल्ट ऑफ स्टेन्ड ग्लास। ड्यूरिंग द डे सनलाइट इसमें से अंदर आती थी, रेडियंट होती थी इनसाइड, एंड आफ्टर सनसेट light of candles would make them visible to people outside. The stained glass windows जो थी, इसमें अपने आप काफ़ी सारी कलाकारी की जाती थी। It narrated the stories in the Bible, जो कि पिक्चर फॉर्म में होती थी, जिसे इलिटरेट पीपल देख के ये कहानी समझ सके चल क्या रहा है। वो जो बाइबल पढ़ नहीं सकते वो भी बाइबल की कहानियाँ इन विंडोज़ इन स्टेन्ड ग्लास के थ्रू देख देख के जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 14th सेंचुरी में क्या क्राइसिस हो गया। अर्ली 14th सेंचुरी में यूरोप की इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लो डाउन हो गई। दिस वॉज ड्यू टू 3 फैक्टर्स। नॉर्दर्न यूरोप में बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी क्लाइमेट चेंज देखा जाने लगा। प्रीवियस 300 ईयर्स तक जहाँ वार्म समर्स होते थे वो धीरे धीरे अब बदल के बिटरली कोल्ड समर्स हो गए। सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स were reduced by one whole month and it became difficult to grow crops on higher ground. ऊपर से storms, oceanic flooding destroyed many farmsteads, which resulted in less income in taxes for governments. बिफोर 13th सेंचुरी जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस थे उससे लार्ज स्केल रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड ऑफ फॉरेस्ट पास्चर्स हो गया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। बट इंटेंसिव प्लाविंग करते करते सॉइल जो है वो एग्जॉस्ट हो गई, डिप्लीट हो गई, और जो जो भी उन्होंने तरीके अपनाए वो 3 फोल्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ बिकॉज क्लियरेंस वॉज नॉट accompanied by proper soil conservation. शॉर्टेज ऑफ पास्चर से क्या हुआ, धीरे धीरे कैटल्स जो है मरने लग गए, खत्म होने लग गए। ऊपर से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रखा था, दैट वाज आउटस्ट्रिपिंग द रिसोर्सेज। इसका इमीडिएट रिजल्ट क्या हुआ, फेमिन। सिवियर फेमिन हिट यूरोप बिटवीन 1315 टू 1317, फॉलोड बाय एक और हादसा हुआ 1320s में, मैसिव कैटल डेथ्स। ये था पहला एग्रीकल्चर वाला पॉइंट। दूसरा, ट्रेड वाज हिट बाय अ सिवियर शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी बिकॉज एक शॉर्टफॉल देखा गया इन द आउटपुट ऑफ सिल्वर माइंस इन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया। दिस फोर्स्ड गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस द सिल्वर कंटेंट ऑफ द करेंसी एंड टू मिक्स इट विथ चीपर मेटल्स। अब आ जाओ तीसरा झटका। 13th और 14th सेंचुरी में जैसे कि हमने एक ट्रेड का एक्सपेंशन देखा था, सी रूट वगैरह डेवलप हो गए। शिप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज हैड स्टार्टेड अराइविंग इन यूरोपियन पोर्ट्स। शिप्स के साथ कौन आया, रैट्स कैरिंग द डेडली bubonic plague infection called the Black Death. Western Europe, which was relatively isolated in earlier centuries, was hit by the epidemic between 1347 to 1350. Modern estimate of mortality इस epidemic के दौरान जाना गया वो था 20% of the people of the whole of Europe died, with some places जहाँ पे ये 40% of the population हो गया। As trade centers, cities were the hardest hit. क्यों? क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह है। Enclosed communities like monasteries, convents, क्या होता है ना, वहाँ अगर किसी एक इंडिविजुअल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया प्लेग को, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर एवरीवन डिड।
सभी इन्फेक्ट हो जाएंगे, 1 से 1000 इन्फेक्ट हो जाएंगे। देखा गया कि इन ऑलमोस्ट एवरी केस नन सर्वाइव्ड। There were other relatively minor episodes of plague in 1360s to 1370s. आंकड़ा बताती है कि पॉपुलेशन ऑफ यूरोप 1300 में 73 मिलियन थी एंड इट स्टूड रिड्यूस्ड टू ओनली 45 मिलियन बाय 1400. And this catastrophe was followed by क्या? Tremendous economic crisis. क्यों? क्योंकि लोग पलायन करने लगे, इमेंस सोशल डिसलोकेशन हुआ, डीपॉपुलेशन हुआ, जिससे कि मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया। सीरियस इम्बैलेंस देखने को मिला प्राइमरली इन 2 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर। क्यों? क्योंकि लेबर भाग गई, काम कौन करेगा? प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स तो धड़ल्ले से ड्रॉप कर गई। क्यों? क्योंकि कोई खरीदने वाला है ही नहीं। जो बची खुची जनता थी, जो लेबर फोर्स थी, वो तो मनमानी पे उतर आई। उनके वेज रेट्स आसमान छूने लग गए। आफ्टर ब्लैक डेथ स्पेशली एग्रीकल्चरल लेबर जो थी, उनका वेज रेट तो रोज इन इंग्लैंड एज मच एज बाय 250%। द सर्वाइविंग लेबर फोर्स जो थी वो दे कुड डिमांड ट्वाइस द अर्लियर वेजेस, कुछ भी मांगते थे। इतने सारे हादसों का नतीजा हुआ सोशल अनरेस्ट। इनकम ऑफ लॉर्ड्स वाज बैडली हिट, इट डिक्लाइंड as agricultural prices dropped. ऊपर से wages of laborers increased. In desperation, they tried to give up the money contracts they had entered into and revive labor services. अभी this was violently opposed by peasants, particularly those जो कि better educated थे और prosperous life lead कर चुके थे। उन्हें वो पुराने दिन वापस नहीं चाहिए। Thus, जगह जगह रिवॉल्ट्स होने लगे। कहाँ कहाँ? एग्जाम्पल, फ्लैंडर्स में ईयर 1323, फ्रांस में ईयर 1358, इंग्लैंड में ईयर 1381। इन सारे रेबेलियंस को रूथलेसली क्रश कर दिया गया, लेकिन इट इज सिग्निफिकेंट दैट दे ऑकर्ड विथ मोस्ट वायलेंट इंटेंसिटी in especially those areas which had experienced prosperity of the economic expansion. This was a sign that peasants were attempting to protect the gains they had made in previous centuries. Despite the severe repression, the sheer intensity of peasant opposition ensured that the old feudal relations could not be reimposed. Money economy was too far advanced to be reversed. Therefore, though the lords succeeded in crushing the revolts, the peasants ensured that the feudal privileges of earlier days could not be reinvented. देश और दुनिया में जो भी सोशल प्रोसेसेस चल रहे थे, पैरेलली देखना है डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल स्फेयर क्या हुआ। 15th and 16th century में यूरोपियन किंग्स strengthened their military and financial power. The powerful new states they created were as significant for Europe as the economic changes that were happening. Historians have therefore called these kings the new monarchs. Example, कुछ नाम important जो है, लुई 11th फ्रांस में, मैक्सिमिलियन ऑस्ट्रिया में, हेनरी 7th इंग्लैंड में, इजाबेल एंड फर्डिनांड स्पेन में. They were absolutist rulers who started the process of organizing standing armies and a permanent bureaucracy and national taxation. Spain में, Portugal में, they began to play a role in Europe's expansion overseas भी. ये सारी जो मोनार्कीज है, ये इतनी सक्सेसफुल एंड ट्रियम्फेंट कैसे हुई? 12th एंड 13th सेंचुरी के दौरान देखा गया कि जो भी सोशल चेंजेस हो रहे थे, इससे हुआ क्या? डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप एंड वैसलेज हुआ एंड स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, और इसी से इन किंग्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू इंक्रीज देयर कंट्रोल ओवर देयर पावरफुल and not so powerful subjects. Rulers dispensed with the system of feudal levies for their armies and introduced professionally trained infantry equipped with guns and seized artillery directly under their control. The resistance of the aristocracies crumbled in the face of the firepower of the kings. By increasing taxes, monarchs got enough revenues to support larger armies, and thus
defended and expanded their frontiers, and overcame internal resistance to royal authority. Centralization, however, did not occur without resistance from the aristocracy. A common thread running through all types of opposition to the monarchies was the question of taxation. In England, rebellions occurred and were put down in बड़े सारे साल जैसे 1497, 1536, 1547, 1549, 1553. फ्रांस में लुई 11th within bracket 1461 to 83 had to wage a long struggle against dukes and princes. Lesser nobles, often members of local assemblies, resisted this royal assumption of their powers. The religious wars in the France in the 16th century were in part a contest between royal privileges and regional liberties. The nobility managed a tactile shift in order to ensure their survival. From being opponents to the new regimes, they quickly transformed themselves into loyalists. It is for this reason that royal absolutism has been called a modified form of feudalism. Precisely the same class of people who had been rulers in the feudal system, the lords, continued to dominate the political scene. They were given permanent positions in the administrative service, but the new regimes were different in some other important ways. जैसे कि the king was no longer at the apex of a pyramid, where loyalty had been a matter of personal dependence and trust. He was now at the center of an elaborate courtier society and a network of patron client relationship. All monarchies, weak or powerful, needed the cooperation of those who could command authority. Patronage became the means of ensuring such cooperation, and patronage could be given or obtained by means of money. Therefore, money became an important way in which non aristocratic elements like merchants, bankers could gain access to the court. They lent money to the kings, who used it to pay the wages of soldiers. Rulers thus made space for non feudal elements in the state system. The later history of France and England was to be shaped by these changes in the power structure. In the reign of the child king Louis XIII of France, 1614 May, a meeting was held of the French Consultative Assembly known as the Estates General with three houses to represent the three estates orders, जैसे clergy, nobility and the rest. After this, it was not summoned again for nearly 2 centuries till 1789 because the kings did not want to share power with the three orders. इससे उलट ही कुछ इंग्लैंड में हुआ. Even before the Norman conquest, the Anglo-Saxons had a great council, which the king had to consult before imposing any tax. This developed into what was called the Parliament, which consisted of the House of Lords and House of Commons. House of Lords के members थे lords and clergy, and House of Commons में थे representatives of towns and rural areas. King Charles I, 1629 to 40, ये अपने रूलिंग पीरियड 11 years के दौरान इन्होंने कभी पार्लियामेंट को कॉल किया ही नहीं. When he was forced to call it, it was because he needed money. और तब क्या हुआ? A section of parliament decided to go to war against him and later executed him and established a republic. This did not last long and monarchy was restored, but on the condition that parliament would be called regularly. Today, France has a republican form of government and England has a monarchy. This is because of the different directions that the histories of the two countries took after the 17th century.